आपको जैसा प्रति सप्ताह बताते हैं कि इन्फेक्शन की स्थिति देश में क्या है और वैक्सीनेशन की स्थिति देश में क्या है, वो जानकारी आज देंगे। ये स्नैपशॉट है कोविड का। आप देखेंगे कि देश में कुल एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 5,40,720 हुई है। ये 4% से कुछ अधिक है। और अगर मृत्यु देखें तो वो 1,62,000 हैं, ये 1.34% है। और रिकवरी रेट देखें तो ये 94% है। 10 जिले जो देश में जहां अधिकतम एक्टिव केसेस हैं उनमें पुणे, मुंबई, नागपुर, थाने, नासिक, औरंगाबाद, बेंगलुरु अर्बन, नांदेड़, दिल्ली और अहमदनगर है। यानी जो 10 जिले हैं जहां की अधिकांश एक्टिव केस केंद्रित हैं, उनमें 8 जिले महाराष्ट्र के हैं, एक दिल्ली है। हम दिल्ली को एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट मानते हैं, हालांकि यहाँ टेक्निकली स्पीकिंग देयर आर मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स, बट वी आर टेकिंग दिल्ली एज वन डिस्ट्रिक्ट। एंड बेंगलुरु अर्बन, एक जिला कर्नाटक का, एक दिल्ली और 8 जिले महाराष्ट्र के। अब अगर ग्राफ देखें कि कैसे जो डेली केसेस हुए हैं उनकी स्थिति क्या रही है, तो आप देखेंगे कि पिछले साल के जुलाई से ये केसेस बढ़ने शुरू हुए थे और सितंबर के मध्य में, पिछले साल के सितंबर के मध्य में इनका मैक्सिमम पॉइंट आया था। और उसके बाद देश में कोविड के केसेस जो हैं उनमें घटना शुरू हुआ उनका, और रैपिड और कॉन्टिन्यूअस डिक्लाइन हुआ, और ये डिक्लाइन फरवरी के मध्य तक चला। मिडिल February onwards we have seen an increase in COVID cases in the country, and as I told you ये अभी भी बढ़ रहा है। और किन राज्यों में ये केसेस बढ़ रहे हैं वो हम आपको आगे दिखाएंगे। अगर हम देखें कि जिन राज्यों में ये केस बढ़ रहे हैं वहां पॉजिटिविटी की दर क्या है, ये महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में पॉजिटिविटी 23% है। देश की औसत पॉजिटिविटी 5.65% है, यानी 5.5% पॉजिटिविटी देश में है। एवरेज पॉजिटिविटी, ये वीकली एवरेज है। महाराष्ट्र का वीकली एवरेज 23% है। पंजाब का वीकली एवरेज ऑलमोस्ट 9% है, 8.82। छत्तीसगढ़ का जो साप्ताहिक एवरेज है वो 8% है। मध्य प्रदेश का भी लगभग 8% है, 7.82। फिर तमिलनाडु है 2.50, कर्नाटक 2.45, गुजरात 2.2 और दिल्ली 2.04। इन सब राज्यों में आवश्यकता इस बात की है कि टेस्ट्स को सिग्निफिकेंटली बढ़ाया जाए। जो टेस्ट होते हैं जिससे पता चलता है कि कोई व्यक्ति पॉजिटिव है कि नहीं है, उनको बढ़ाने की आवश्यकता। हमने अलग से आपको दिखाया है कि पिछले सप्ताह किस राज्य ने कितने टेस्ट किए। तो ये जो संख्या है इसको एक्सपोनेंशियली बढ़ाने की जरूरत है, सिग्निफिकेंटली बढ़ाने की जरूरत है। और इन टेस्ट्स में RT-PCR का जो प्रोपोर्शन है, अनुपात है, उसको भी बढ़ाने की आवश्यकता है। ये एक सप्ताह के आंकड़े हैं, इसलिए हम आपको क्यूमुलेटिव आंकड़े नहीं दिखा रहे कि उसमें इन्फेक्शन रीसेंट पास्ट में कैसे बिहेव कर रहा है, वो चीजें छुप जाती हैं। और अगर आप वीकली आंकड़े देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि पिछले दिनों में बीमारी या इन्फेक्शन का फैलाव किसी भी राज्य में या जिले में कैसे हुआ। तो ये देश के आंकड़े भी जो पॉजिटिविटी के हैं वीकली हैं, और राज्यों के जो चिंता का विषय है, जो राज्य हैं, उनके आंकड़े भी वीकली आंकड़े हैं। अब हम आपको एक एक राज्य के बारे में बताएंगे। अगर महाराष्ट्र को देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ 3,37,928 एक्टिव केस हैं। फरवरी के दूसरे सप्ताह में महाराष्ट्र में औसतन एक दिन 3,000 केस नए आते थे। आज 34,000 नए केस आ रहे हैं। सो दैट इज द
extent of increase that the state is seeing, इसको देखा जाना है पॉजिटिविटी के साथ। राज्य में साप्ताहिक पॉजिटिविटी 23% से ज्यादा और केसेस की संख्या औसतन 3000 प्रतिदिन से बढ़कर 34,000 प्रतिदिन। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी जो सिंपल पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स की एक्टिविटीज होनी चाहिए वो नहीं हो रही हैं। वो क्या एक्टिविटीज हैं हम अंत में आपको बताएंगे। एवरेज डेली डेथ महाराष्ट्र में फरवरी के दूसरे सप्ताह में 32 मृत्यु होती थी कोविड से औसतन प्रतिदिन। ये बढ़कर अब 118 मृत्यु औसतन प्रतिदिन हो गई हैं। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में 24,143 एक्टिव केसेस हैं। पंजाब में भी फरवरी के दूसरे सप्ताह में 240 केस औसतन प्रतिदिन आते थे। ये संख्या बढ़कर अब 2,742 केस हो गई है। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि पंजाब की पॉजिटिविटी ऑलमोस्ट 9% है। इसका अर्थ ये है कि आप पर्याप्त संख्या में टेस्ट नहीं कर रहे हैं और आप जितने पॉजिटिव लोग हैं न तो उनको चिन्हित कर पा रहे हैं और न ही उनको अलग से फिजिकली आइसोलेट कर पा रहे हैं। This signifies that neither are you doing adequate number of tests nor are you able to promptly isolate the positive people. So this then leads to certain solutions which have to be implemented in the field, about which we will brief you in course of this presentation. पंजाब में फरवरी के दूसरे सप्ताह में औसतन 8 मृत्यु प्रतिदिन होती थी। अब ये आंकड़ा बढ़कर 52 मृत्यु प्रतिदिन हो गया है। अब हम आपको कर्नाटक की स्थिति बताना चाहेंगे। कर्नाटक में 23,800 से अधिक एक्टिव केसेस हैं। यहाँ प्रतिदिन फरवरी के दूसरे सप्ताह में लगभग 400 केस आते थे, 399। अब ये बढ़कर 2,594 हो गए हैं। एवरेज डेली डेथ फरवरी के दूसरे सप्ताह में लगभग 4 मृत्यु प्रतिदिन होती थी, ये बढ़कर अब 11 हो गई हैं। तो कर्नाटक में भी टेस्ट्स को बढ़ाने की ज़रूरत है और जो पॉजिटिव लोग हैं उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स को तत्काल चिन्हित कर आइसोलेट करने की आवश्यकता है। अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में 20,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। यहाँ फरवरी के दूसरे सप्ताह में प्रतिदिन 226 केस रिपोर्ट होते थे। अब ये संख्या बढ़कर 2,263 हो गई है। और जो औसत मृत्यु हैं कोविड से होने की, वो फरवरी के दूसरे सप्ताह में 5 मृत्यु होती थी, अब ये बढ़कर 19 हो गई हैं। गुजरात की बात करें तो यहाँ 12,041 एक्टिव केसेस हैं, 12,041। यहाँ फरवरी के दूसरे सप्ताह में लगभग 260 नए केस प्रतिदिन आते थे। अब ये संख्या बढ़कर 2,067 हो गई है। उसी प्रकार फरवरी के दूसरे सप्ताह में कोविड से मात्र 1 मृत्यु होती थी प्रतिदिन, अब ये बढ़कर 7 पर पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 15,150 है। यहाँ भी फरवरी के दूसरे सप्ताह में केवल 180 केस प्रतिदिन आते थे, ये बढ़कर 1990 हो गए हैं प्रतिदिन। ये 24 मार्च से 30 मार्च के सप्ताह का आंकड़ा है। अगर आप औसत प्रतिदिन होने वाली कोविड की मृत्यु को देखें तो फरवरी के दूसरे सप्ताह में राज्य में केवल 2 मृत्यु होती थीं, अब ये बढ़कर 8 हो गया है। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ 13,900 से अधिक एक्टिव केसेस हैं। 473 औसतन प्रतिदिन केस यहाँ आते थे फरवरी के प्रारंभ में, अब ये 1912 हो गए हैं। एवरेज डेथ 5 होती थी प्रतिदिन, अब ये दुगनी हो गई हैं 11। दिल्ली को देखें तो यहाँ 8,029 एक्टिव केसेस हैं।
132 औसतन प्रतिदिन नए केस आते थे, अब 1535 औसतन प्रतिदिन नए केस आ रहे हैं। मृत्यु को देखें तो 2 मृत्यु होती थी प्रतिदिन फरवरी के प्रारंभ में, अब ये 7 हो गई हैं। तो हमने राज्यों के साथ क्या विमर्श किया है और उनको क्या निर्देश दिए हैं। शनिवार को हमने उन राज्यों से बात की जिनके अभी आंकड़े हमने आपको दिखाए हैं, और इन राज्यों के 47 जिलों से भी बात 47 जिलों से भी बात की। 47 districts of these states which were represented by the district collectors were engaged in a comprehensive dialogue by the Union Ministry of Health and Family Welfare। वहाँ हमने राज्यों से ये निवेदन किया और जिला अधिकारियों से भी ये निवेदन किया कि अगर आपके यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं तो आपके यहाँ टेस्ट्स की संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है। तो आवश्यकता इस बात की है कि आप टेस्ट्स को बढ़ाएं और उसमें विशेष फोकस RT-PCR टेस्ट्स पर दें। रैपिड एंटीजन टेस्ट्स का इस्तेमाल स्क्रीनिंग टेस्ट्स के रूप में किया जाए, और ये इस्तेमाल रैपिड एंटीजन टेस्ट का आप घनी आबादी वाले इलाकों में करें। आप उन इलाकों में करें जहां क्लस्टर्स में नए केसेस हो रहे हैं, और RT-PCR टेस्ट प्रेफर्ड मीन्स ऑफ टेस्टिंग होना चाहिए, और इसके अनुपात को आप 70% तक ले जाएं कुल टेस्ट्स के। तो ये पहला निवेदन हमने राज्यों को किया है। दूसरी बात जो हमने राज्यों से और जिला अधिकारियों से साझा की पिछले शनिवार को, वो ये कि आवश्यकता है कि प्रभावी और तुरंत आइसोलेशन किया जाए। किनका आइसोलेशन किया जाए? जो लोग पॉजिटिव आ गए हैं टेस्ट में। हमने ये पाया कि अधिकांश राज्यों में आइसोलेशन नहीं हो रहा है और लोगों को कहा जा रहा है कि वो घर पर आइसोलेट कर लें, लेकिन उन्होंने घर पर अपने को आइसोलेट किया कि नहीं किया, इसकी निगरानी किया जाना आवश्यक है। जो आदमी घर पर आइसोलेशन में है, क्या वो घर के अन्य लोगों से मिलजुल रहा है, क्या वो घर से बाहर जा रहा है, उसकी भी निगरानी होना जरूरी है। और अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे लोगों को इंस्टीट्यूशनली क्वारंटाइन किया जाए या आइसोलेट किया जाए। और इसमें कोई नई बात नहीं है, पिछले 1 साल 2 महीने से हम ये करते आए हैं और बड़े प्रभावी रूप से करते आए हैं। दिल्ली ने ये किया है और ये करके ही दिल्ली ने अपने सर्जिंग नंबर्स पर काबू पाया था। तो ये दूसरी बात हमने उनसे कही है। हमने ये भी कहा है कि जो व्यक्ति पॉजिटिव हो जाता है उसके क्लोज कॉन्टैक्ट्स की ट्रेसिंग होनी चाहिए, और पहले 72 घंटे में होनी चाहिए, पहले 3 दिन में। क्लोज कॉन्टैक्ट्स का अर्थ उस व्यक्ति के परिवार के लोग नहीं हैं, वो तो हैं ही क्लोज कॉन्टैक्ट, लेकिन उसके अलावा उस व्यक्ति के दोस्त कौन है, वो व्यक्ति कहाँ से दूध खरीदता था, कहाँ से सब्जी खरीदता था, कहाँ से फल खरीदता था, कहाँ सिगरेट पीता था, किसके साथ चाय पीता था, वो सब भी उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं। इन सबको छोड़ा जा रहा है, इनको नहीं ट्रेस किया जा रहा, उसमें भी पोटेंशियल पॉजिटिव हो सकते हैं। और क्योंकि हम उनको नहीं ट्रैक कर रहे हैं पहले 72 घंटे में, क्योंकि हम उनका टेस्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस बात की पॉसिबिलिटी और संभावना बनी रहेगी कि वो समाज में घूमें और इन्फेक्शन को फैलाएं। तो ये दूसरी बात हमने राज्यों के संज्ञान में लाई और उनसे अनुरोध किया कि इफेक्टिव एंड प्रॉम्प्ट आइसोलेशन होना चाहिए जो लोग पॉजिटिव हैं उनका, और उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स की इमीडिएट ट्रेसिंग होनी चाहिए विद इन द फर्स्ट 72 आवर्स। और जब ट्रेसिंग हो गई तो उनका फिर टेस्ट होना चाहिए। आखिर आप ट्रेस क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि आपको पता लगे कि वो पॉजिटिव हैं कि नहीं। तीसरी बात जो है वो ये है कि जो हमारे पब्लिक और प्राइवेट अस्पताल हैं, क्योंकि पिछले 1 साल 2 महीने की अवधि में केसेस घट रहे थे, तो राज्यों ने कई ऐसे अस्पतालों को ओपन किया था फॉर नॉन कोविड हेल्थ सर्विसेज। तो हमने राज्यों का अनुरोध ये किया है कि यदि आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें पुनः परिवर्तित किया जाए into dedicated COVID facilities, so that decision must be taken and must be taken now. So there shouldn't be any delay in strengthening not only the private healthcare facilities catering to COVID, but also public healthcare facilities.
इसी प्रकार से इन अस्पतालों में यदि आपको हेल्थ केयर वर्कर्स की संख्या को बढ़ाना है तो उस पर भी आप ध्यान दें। चौथी अनुरोध जो हमने की है राज्यों से वो ये है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को इन्फोर्स किया जाना चाहिए। और इन्फोर्स किए जाने का अर्थ ये है कि आपके पास जो भी संसाधन हैं आप परसुएड करें, कम्युनिटी के इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल करें, कानून का इस्तेमाल करें, फाइन करें, जो भी आपके पास साधन हैं उन सभी साधनों का उपयोग करते हुए ये सुनिश्चित करें कि लोग मास्क पहने, जो मास्क पहनते हैं वो ढंग से पहने, नाक और मुंह बंद रहें। मास्क गले पे लटकाने के लिए या कान में लटकाने के लिए नहीं है। उसी प्रकार से लोग अपने हाथों को धोएं साबुन और पानी से या सैनिटाइजर से, भीड़ भाड़ वाले जगहों पर न जाएं। तो ये जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है इसकी ओर भी हमने ध्यान आकर्षित किया है। अंत में जो पांचवी बात हमने राज्यों के साथ कही है वो ये कही है कि आप सब जानते हैं कि आपके राज्य में किन जिलों में नए केसेस का सर्ज देखा जा रहा है। उन जिलों में जो एज स्पेसिफिक प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं वैक्सीनेशन के लिए, उनका सैचुरेशन कवरेज हो, इस पर आप ध्यान दें। तो ये महत्वपूर्ण बातें हमने राज्यों से की हैं। अब मैं आपको वेरिएंट वायरस के स्थिति के बारे में बताना चाहूँगा। जैसा कि हम आपको बार बार बताते हैं, 10 नेशनल लैब्स हैं जिनका एक कंसोर्शियम है जिसको हम इंसाकॉग के नाम से जानते हैं। उसकी जो नोडल लैब है वो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC है। इन 10 लैब्स ने अब तक 11,64 जीनोम सीक्वेंसिंग दिसंबर से लेकर अब तक की हैं और इन्होंने पाया है कि उसमें 807 यूके वेरिएंट हैं, 47 साउथ अफ्रीकन वेरिएंट हैं और एक ब्राजीलियन वेरिएंट इन्होंने पाया है। अब वैक्सीनेशन की बात हम आपसे करना चाहेंगे। आज सुबह 10 बजे तक 6 करोड़ 11 लाख से ज़्यादा वैक्सीन डोजेज देश में एडमिनिस्टर की जा चुकी थी। इन 6 करोड़ 11 लाख में से 3 करोड़ 50 लाख डोजेज 45 साल से ऊपर के लोगों को और 60 साल से ऊपर के लोगों को एडमिनिस्टर की गई। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। हेल्थ केयर वर्कर्स को पहली और दूसरी डोज और फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहली और दूसरी डोज तो दी गई, उसके आंकड़े भी हमने आपसे शेयर किए हैं। अब जो परिवर्तन हो रहा है 1 अप्रैल से वो ये है कि जो भी देश का निवासी 45 बरस से ऊपर की आयु के हैं उनको बिना किसी कोमॉर्बिडिटी के वो वैक्सीनेशन ले पाएंगे और इसके लिए रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो वही है, www.cowin.gov.in एक वेबसाइट ये है। इस पर जाकर आप या तो एडवांस अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आप वो कष्ट नहीं उठाना चाहते तो आप अपने नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर 3 बजे के बाद जाके ऑन साइट रजिस्ट्रेशन, जिसे आप बोलचाल की भाषा में वॉक इन रजिस्ट्रेशन कहते हैं, वो करा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो कृपया 3 बजे से पहले न जाएं, क्योंकि 3 बजे से पहले वो लोग हैं जिन्होंने कि एडवांस में अपना अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। आप जाएंगे, आपको बैठना पड़ेगा तो हो सकता है कोई आके आपसे पूछे कि आप कब से बैठे हुए हैं और आप फिर सही बात बताएंगे, मैं तो सुबह 10 बजे से बैठा हुआ हूँ, लेकिन आप अपने अज्ञानता के वश बैठे हुए हैं वहाँ, ये कोई नहीं बताएगा। तो इसलिए मेरा निवेदन ये है कि अगर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करना है तो आप कृपया 3 बजे के बाद अपने नज़दीकी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं और कोई भी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट लेकर जा सकते हैं। सामान्यतः लोग आधार या इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाते हैं, लेकिन हमने 7-8 अन्य डॉक्यूमेंट्स भी आपको बताए हैं, जिसमें कि बैंक की पासबुक है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है अगर उस पर आपकी फ़ोटो और आपका डेट ऑफ बर्थ है, वो हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग गाइडलाइंस में है।
अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्राइवेट फैसिलिटीज का उपयोग देश भर में वैक्सीनेशन के लिए किस प्रकार से किया जा रहा है। तो ये एक रेंज है। इस रेंज में एक तरफ उत्तराखंड, मेघालय और हरियाणा जैसे राज्य हैं जहां 17% से लेकर 19% तक कुल डोजेज प्राइवेट अस्पतालों में एडमिनिस्टर होती हैं। दूसरी तरफ इसमें पंजाब, मिजोरम, दिल्ली और तेलंगाना जैसे राज्य हैं जहां 30% से लेकर 48% तक डोजेज प्राइवेट अस्पतालों में एडमिनिस्टर होती हैं। हमारा राज्य सरकारों को परामर्श ये है कि जितने भी प्राइवेट अस्पताल उनके पास इम्पैनल्ड हैं अब तक, उन सब का इस्तेमाल कोविड वैक्सीनेशन के लिए किया जाना चाहिए। ये पहला अनुरोध है। All private facilities must be optimally utilized for COVID vaccination. When we say all private facilities, it means those private facilities which have 4 amenities. Which are these 4 amenities? 1, adequate space. What is adequate space? Adequate space basically are 3 rooms. 1 waiting room, 1 vaccination room, 1 observation room, because after vaccination you have to sit for 30 minutes and be under observation. So this is the first amenity that a private hospital must have. The second amenity that a private hospital must have is a cold chain. In the context of Indian vaccination, cold chain basically means having a well functional refrigerator, because most of our vaccines are 2 degrees to 8 degrees centigrade storage. The third amenity that each private hospital must have is adequate number of vaccinators and verifiers. ऐसे आदमी जो आपको टीका लगा सकें और ऐसे आदमी जो आपका आइडेंटिटी चेक कर सकें. And the last and fourth amenity that a private hospital must have is the ability to address adverse events following immunization. तो जिन भी प्राइवेट अस्पतालों के पास इस 4 प्रकार की फैसिलिटीज हैं, उन सब का ऑप्टिमल उपयोग किया जाना चाहिए. यहाँ आप देखेंगे कि अनेक राज्य हैं जो उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अनेक राज्य हैं जहाँ की ये स्थिति और इम्प्रूव हो सकती है. अब मैं अंतिम जो आपके साथ जानकारी साझा करना चाहता हूँ वो ये है, मैंने आपको पहले बताया था कि NEGD के माध्यम से हम देखते हैं कि जिन लोगों ने टीका लगाया उनका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या रहा. ये आंकड़े आज सुबह के हैं और ये आंकड़े हैं 47,57,000 रिस्पॉन्सेस पर आधारित. ये जो 47,57,000 का फिगर है ये बहुत छोटे छोटे अक्षरों में वहाँ बॉटम पर लिखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं. हमने जो सवाल पूछा वो था कि सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग वैक्सीनेशन साइट पर मेंटेन हुई कि नहीं. 96% ने कहा हाँ. हमने सवाल पूछा कि क्या वैक्सीनेशन प्रोसेस की पूरी जानकारी आपको दी गई और वैक्सीन आपको प्रॉपरली मिला कि नहीं. 97% से ज़्यादा लोगों ने कहा हाँ. हमने पूछा कि क्या आपको एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन की जानकारी दी गई. 87% ने कहा हाँ. इसके आधार पर हमने राज्यों को ये सुझाव दिया है कि एडवर्स इवेंट्स के बारे में बेहतर ब्रीफिंग बेनिफिशरीज की जानी चाहिए. हमने सवाल ये पूछा कि क्या आपको टीका लगाने के बाद 30 मिनट बैठने के लिए कहा गया कि नहीं. 96% ने कहा हाँ. अंत में हमने ये पूछा कि जो ओवरऑल अनुभव आपका रहा क्या आप उससे संतुष्ट हैं कि नहीं. 97.5% लोगों ने कहा हाँ. धन्यवाद.